नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका यूनिट फर्स्ट, जिसका टॉपिक्स है एजुकेशन एज अ प्लान प्रोसेस। नियोजित प्रक्रिया के रूप में शिक्षा नियोजित प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार होती है, शिक्षा का नियोजन किस प्रकार होता है और ये नियोजित प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले हमें नियोजित प्रक्रिया के रूप में शिक्षा पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि नियोजन क्या होता है, नियोजन का अर्थ क्या है। तो देखिए, नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आर्थिक विकास होता है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास से अगर हम जोड़े तो ये थोड़ा सा हम सही नहीं कर रहे होते हैं। आर्थिक विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसमें प्रमुख रूप से शिक्षा भी है, और यदि आर्थिक उत्पादनों के अधिकाधिक विकास के लिए सहारा लेने मात्र से ही अगर नियोजन को जोड़ दिया जाए तो उसमें हम सही नहीं बैठेंगे। उसमें हम उन आर्थिक विकास किस प्रकार से हो सकता है और किन किन साधनों द्वारा हो सकता है, उसके लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जब सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा नियोजित ढंग से लाने का प्रयास किया जाता है तो वो शिक्षा में नियोजन कहलाता है। यही कारण है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा उन्हीं राष्ट्रों को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है जहां जनता शिक्षित और जागरूक होती है। इसलिए शिक्षा को भी हम नियोजित प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा नियोजित प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय से हम देखेंगे। हम अगर शैक्षिक नियोजन से अभिप्राय लें तो इसमें शिक्षा और नियोजन दो अनिवार्यतः संबंधित शब्द हैं, और एक तो नियोजन स्वयं में एक शैक्षिक प्रक्रिया है और दूसरा नियोजन के परिणाम केवल उस समय प्राप्त होते हैं जबकि व्यक्ति शिक्षित हो और वो उत्पादन के बढ़े हुए साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। यानी आर्थिक उत्पादन या उत्पादन उसी समय हो सकता है जब वहाँ के व्यक्ति शिक्षित हो। तो इसके लिए हमें योजना निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है, और यही योजना निर्माण शिक्षा में भी होता है, जिसको हम एजुकेशन एज अ प्लान प्रोसेस नियोजित प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से हम लेते हैं। योजना निर्माण या नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य समस्या का समाधान होता है। योजना निर्माण या नियोजन योजना निर्माण कह सकते हैं या हम नियोजन कह सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मुख्य कार्य समस्या का समाधान है। मुख्य कार्य समस्या समाधान। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं तो वह नियोजित प्रक्रिया होती है। यानी किसी भी समस्या का समाधान के लिए हम नियोजित रूप से उस समस्या का समाधान करते हैं, और शैक्षिक प्रक्रिया में भी यही कार्य निहित होता है, क्योंकि हम नियोजन प्रक्रिया को शिक्षा में वृद्धि और विस्तार की ओर लगाते हैं तो वह प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन कहलाती है। जब हम नियोजन को एक प्रक्रिया, जब नियोजन प्रक्रिया को शिक्षा में वृद्धि, नियोजन को शिक्षा में वृद्धि एवं विकास के लिए लगाते हैं तो वही प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन कहलाती है।
शैक्षिक नियोजन कहलाती हैं। यानी शिक्षा और नियोजन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है और शैक्षिक नियोजन शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए शैक्षिक नियोजन का अर्थ हम उन सब नियोजन प्रक्रियाओं के संदर्भ में दे सकते हैं जो शिक्षा के प्रसार और शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए सुनियोजित की जाती है। यानी शिक्षा के संदर्भ में अगर हम देखें तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए सुनियोजित तरीका जो हम अपनाते हैं वो शैक्षिक नियोजन कहलाता है। और इसीलिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब नियोजन के नियम, नियोजन के सिद्धांत, नियोजन की तकनीक और ये सारे जब हम शिक्षा के विस्तार के लिए और वृद्धि के लिए समस्या समाधान में लगाते हैं तो वही प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम शैक्षिक नियोजन कहते हैं। शैक्षिक नियोजन के सामान्य नियोजन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन आर्थिक नियोजन का अंश तो है लेकिन उसकी प्रकृति नियोजन से भिन्न है। यानी शैक्षिक नियोजन आर्थिक नियोजन का एक अंश है लेकिन उसकी प्रकृति है वो थोड़ी सी भिन्न है। और इसी प्रकार से नियोजन के जो परिणाम है वो तुरंत प्राप्त नहीं होते लेकिन प्रकृति आर्थिक नियोजन से भिन्न है। यानी शिक्षा में नियोजन बहुत ही लंबे समय तक चलता है, 7 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 25 वर्षों बाद हम उसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। उसके नियोजन के परिणाम हमें बाद में प्राप्त होते हैं। शैक्षिक नियोजन आज हम अगर प्रारंभ करें तो 5 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष भी लग सकते हैं उसमें, उसके बाद में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम नियोजन की बात करें तो नियोजन के परिणाम तुरंत प्राप्त होने चाहिए। शिक्षित व्यक्ति ही साधनों का पूर्णतम उपयोग कर सकते हैं और नियोजन के उद्देश्य समझ सकते हैं। इसलिए इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध हम कह सकते हैं। शैक्षिक नियोजन की प्रकृति किस प्रकार की है? शैक्षिक नियोजन की प्रकृति शैक्षिक नियोजन की प्रकृति को अगर हम देखें तो शैक्षिक नियोजन का अर्थ सभी प्रकार के जो उसकी विशेषताएं हैं उससे हम ले सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक होता है। उसकी प्रकृति में हम देखें, जैसा कि हमने पहले दिन क्या कि शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक होता है। शैक्षिक नियोजन क्या होता है? दीर्घकालिक। यानी योजना 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए बनाई जाती है। यानी अधिक समय के लिए योजना बनाई जाती है। दीर्घकालिक योजना अधिक समय के लिए बनाई जाती है। लंबे समय के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार से यह लंबवत और क्षैतिजीय, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। कैसे? देखिए, लंबवत और क्षैतिजीय, यानी ये वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं ये प्लान। जब शैक्षिक नियोजन सभी स्तरों के लिए, जब सभी स्तरों के लिए हो, यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा, यानी कॉलेज लेवल की डिग्रियां, उच्च शिक्षा,
इन सभी के लिए हम एक साथ जब हम प्लान बनाते हैं तो ये लंबवत कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? लंबवत। यानी हम इसको वर्टिकल कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए, जैसे व्यवसायिक है, प्रौढ़ शिक्षा है, सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए जब हम योजना बनाते हैं ये जब हम योजना बनाते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इन विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाओं के लिए जब हम योजना बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्षैतिजीय, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी एक समान और लंबवत। जब हम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक इस प्रकार के स्तरों के लिए, स्तर ऊपर नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक जब हम योजना बनाते हैं तो वो होती है लंबवत। और जब हम समान सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए जब हम प्लान बनाते हैं तो वो होती है क्षैतिजीय। इस प्रकार से इसका नियोजन लंबवत और क्षैतिजीय दोनों होता है। इसी प्रकार से शिक्षा के नियोजन की प्रकृति दीर्घकालीन होने के कारण इसके परिणाम बाद में हमें मिलते हैं। यानी जो योजना है वो लंबे समय के लिए होती है, तो परिणाम हमें 20-25 वर्षों बाद मिलते हैं। क्योंकि योजना दीर्घकालिक होती है इसलिए परिणाम बाद में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हमें जब शिक्षा आज से प्रारंभ करेंगे अगर तो लंबी चलेगी, 15 वर्ष 20 वर्ष शिक्षा चलेगी और उसके बाद में हमें परिणाम उसके प्राप्त होने लगेंगे। शिक्षा का विस्तार कितना हुआ, शिक्षा का विस्तार, शिक्षा कितनी अच्छी है, किस प्रकार की है शिक्षा, ये सारे के सारे परिणाम हमें बाद में मिलेंगे। तो परिणाम बाद में मिलते हैं। 15 से 20 वर्ष भी लग सकते हैं। इसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन क्या है? सतत प्रक्रिया। जब लंबे समय तक चलती है तो लंबे समय तक उसको प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ता है। सतत प्रक्रिया है और प्रारंभ होने के बाद लगातार ये चलती रहती है प्रक्रिया, इसलिए ये एक सतत प्रक्रिया है। और शैक्षिक नियोजन एक संस्थागत, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय हो सकती है। शैक्षिक नियोजन संस्थागत हो सकती है, राज्य स्तरीय हो सकती है या राष्ट्रीय स्तरीय हो सकती हैं। यानी नियोजन सिर्फ एक संस्था में किया जा सकता है, शिक्षा का नियोजन राज्य स्तर पर नियोजन किया जा सकता है या राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नियोजन किया जा सकता है। जैसे शिक्षा नीतियां जो बनती हैं वो जब पूरे राष्ट्र के संबंध में बनती है तो राष्ट्रीय स्तरीय नियोजन होता है। वो नीति अगर केवल एक राज्य के संबंध में है, एक राज्य बनाता है तो वो राज्य के संबंध में है, और केवल एक संस्था बनाती है कि हम इस प्रकार से यहाँ शिक्षा का नियोजन करेंगे तो वह संस्था स्तर पर होता है। इसी प्रकार शैक्षिक नियोजन बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन एक संवेदनशील
और जटिल प्रक्रिया है। शिक्षा का नियोजन सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। हर प्रकार की शिक्षा, हर स्तर पर शिक्षा, उसकी नीति, जैसे अभी शिक्षा नीति आई नई, उसके पहले 1986 में आई थी, फिर 1992 में उसका संशोधन हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसमें उनको 5 वर्षों बाद उन्होंने देखा कि उसमें क्या हमें बाधाएं आ रही है, तो उसमें कुछ संशोधन हुए। फिर उसके बाद में लंबी चली, फिर 2005 का NCF आया। यानी इस प्रकार से ये शिक्षा नीतियाँ आती रहती है। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और संवेदनशील है। यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो शिक्षा प्रक्रिया या जिसका नियोजन है वो खराब हो सकता है। इसलिए इसको सतत रूप से इसका हर स्तर पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन देशी और विदेशी प्रयोगों और अनुभवों से प्रभावित होता है। शैक्षिक नियोजन देशी और विदेशी अनुभवों से प्रभावित हो सकता है। शैक्षिक नियोजन, जैसे हम किसी देश के नियम या किसी विदेशों के नियम हम हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं, या अपने ही देश के हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं, तो वो देशी और विदेशों के नियम जब हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं, विदेशों के प्रयोग जब हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं, तो वो विदेशी होता है। तो शैक्षिक नियोजन देशी और विदेशी प्रयोगों पर आधारित होता है। शैक्षिक नियोजन देशी और विदेशी प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित। यानी जब हम शिक्षा के लिए नियोजन करते हैं तो यहाँ के देशी, पहले जो हमारे देश में जो घटनाएं हुई, यहाँ के जो प्रयोग हुए शिक्षा में, यहाँ के जो हमारे अनुभव हैं पिछले, उनको शामिल करते हैं। और विदेशों के, उनकी प्रगति किस प्रकार हुई, क्यों हुई इतनी प्रगति, या अगर पिछड़ी हुई है तो क्यों है, उन बातों को हम नहीं लेंगे। प्रगति हुई है तो क्यों हुई, उन बातों को हम लेंगे नियोजन में। तो ये सारे के सारे शैक्षिक नियोजन देशी और विदेशी प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित होती है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक और सुचिंतनीय प्रक्रिया है। शिक्षा नियोजन एक वैज्ञानिक और सुचिंतनीय प्रक्रिया है। यानी ये एक विज्ञान की तरह, सुव्यवस्थित ज्ञान की तरह ये एक प्रक्रिया है और बहुत ही चिंतनशील है। हमें इसको हर प्रकार के नियोजन के समय हमें चिंतन मनन करना पड़ता है, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से इसको देखा जाए। इस प्रकार से यह एक वैज्ञानिक और सुचिंतनीय प्रक्रिया है। इसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक भाग है। शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया का एक भाग है। और इससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास किस प्रकार हो, ऐसी शिक्षा हम अपनाएंगे, ऐसी शिक्षा हम देंगे। इसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन एक अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। यानी सिर्फ जब हम शिक्षा का प्लान बनाते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी
क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे हम सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसंख्या सर्वेक्षण, जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान, इस प्रकार की बहुत सारी हमें आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा का हमें प्लान बनाना पड़ता है। क्या जैसे आज हम अगर ये प्लान बना रहे हैं तो क्या आने वाली पीढ़ी 5 वर्षों बाद जब जनसंख्या इतनी हो जाएगी, 10 वर्षों बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो क्या ये उसके लिए पर्याप्त रहेगी? क्या ये नियोजन उसके लिए पर्याप्त होगा? जैसे मान लीजिए एक शिक्षा, हम एक विद्यालय का नियोजन कर रहे हैं और उसमें एक कमरा बनाया जो जिसमें 20 से 25 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, और उसके हमने 20 कमरे बना दिए। लेकिन हमें ये आगे सोचना होगा कि क्या 20 वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद, हम अगर 20 वर्ष के लिए बनाते हैं तो क्या 10 वर्षों बाद जो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या ये कमरा पर्याप्त होगा या ये कमरे पर्याप्त होंगे? हमें एक साथ उसका प्लान कि इतने वर्षों बाद हमें इतने और कमरों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से एक प्लान लंबे समय तक, और भी अन्य जो है आर्थिक स्थिति का भी, कि क्या जो आज की आर्थिक स्थिति है क्या 10 वर्षों बाद भी यही आर्थिक स्थिति होगी, हमें कितनी इसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी, कितनी फीस लेनी है, ये सारे प्लान बनाने पड़ेंगे। ये विभिन्न प्रकार की जो सांख्यिकी प्रदत्त प्रक्रियाएं हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं, और शैक्षिक प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधानों का परिणाम और सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बनाई जाती हैं। इसलिए शैक्षिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, और इसी में जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा आर्थिक विकास का बीज है, और इसी प्रकार शैक्षिक नियोजन को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो इसकी प्रकृति है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही चिंतनीय है। थैंक यू।